मेरी बेटी हर वक्त काला बुर्का ओढ़कर रहती और कहती रहती कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो कोई मुझे देखता है। वो हर काम बुर्के में ही करती। मैंने कई बार उसका डॉक्टरी इलाज भी करवाया मगर कोई फर्क न पड़ा। अब तो मेरी बेटी बुर्का ओढ़कर बाथरूम में भी जाने लगी। एक रात वो सो रही थी तो मैंने यूं ही उसका बुर्का धोने के लिए उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी मेरी बेटी ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। वो सहन में झाड़ू लगाती और बार बार पसीना साफ करती जा रही थी। मैंने 1000 बार दोहराया हुआ शब्द इस बार फिर बोल दिया था कि शायद अब की बार ही उस पर कोई असर हो जाए। मैं बोली, नाजिया बुर्का उतार दो, घर में कोई नहीं है, बस तुम और मैं ही तो हैं। उसने नहीं में सिर हिला दिया और इशारे से बोली, मम्मी आपको पता नहीं है, कोई मुझे छुप कर देखता है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बेटी से झाड़ू छीन लिया और उससे कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं ही कर लेती हूँ। वो मुझसे डर गई थी इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। मैं झाड़ू लगाती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी कि न जाने बैठे बिठाए इस कमीनी को क्या हो गया है। बचपन में बहुत हंसमुख लड़की थी। मोहल्ले में हर फैशन सबसे पहले वही तो करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मेरी बेटी से बहुत खुश थीं, मगर नर्क हो उस शाजिया का जिसने मेरी बेटी का ये हाल बना दिया था। न जाने दुनिया जहान छोड़कर नाजिया ने मोहल्ले में आने वाली 35 साल की विधवा के साथ दोस्ती क्यों कर ली थी। जैसे जैसे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई मेरी नाजिया के रंग ढंग ही बदलते चले गए थे। वो हर वक्त डरी रहती थी और कहीं आती जाती भी नहीं थी। वो शाजिया के साथ ही रहती थी। शाम हुई तो मैंने नाजिया को आवाज़ दी कि आकर हांडी पका लो, तुम्हारे पापा आने ही वाले हैं। बुरके में उसे देखकर ही मुझे गर्मी सी लगने लगी। मैंने जान छुड़वाने की खातिर कहा कि नाजिया, मुझे अभी याद आया कि तुम्हारे पापा ने तो खास मुझसे फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्जी खाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर लो। वो इस बात में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। जब उसके पापा वापस आए तो वो पानी का गिलास हाथ में पकड़ाकर बोली, मैं शाजिया अप्पी के घर जा रही हूँ। उसके पापा ने फट से इजाज़त दे दी और मैं नाजिया को घूरती ही रह गई थी। नाजिया पूरे दिन में इसी वक्त शाजिया के घर जाती थी। वो जानती थी कि उसके पापा उसे किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं हैं। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर शाजिया मेरी बेटी को कौन सी पट्टी पढ़ाती है जो उसके रंग ढंग ही बदल कर रह गए हैं। असगर को खाना देकर मैं बोली कि मैं ज़रा नाजिया को लेकर आती हूँ, अंधेरा फैल चुका है, वो डरी रही होगी। असगर ने इजाज़त दे दी तो मैं शाजिया के घर गई। उसका घर 2 गलियां छोड़कर ही तो था। मैं जैसे ही शाजिया की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि शाजिया और नाजिया दूसरे की छत से उतरकर शाजिया के घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी तो पूरी की पूरी दुनिया ही अंधेरी हो चुकी थी। ये क्या था? क्या मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो सच था? मैं जैसे ही शाजिया के घर पहुंची तो यह देखकर हैरत हुआ कि नाजिया अपने हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? शाजिया शर्मिंदा होकर आगे बढ़ी। वो बोली, नाजिया मुझसे मैक्रोनी बनाना सीखना चाह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई। घाव गहरा था इसलिए डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। शाजिया इस कदर शर्मिंदा थी कि मैंने ही उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना तो मामूली सी बात है। तब कहीं जाकर शाजिया का हौसला बढ़ा था। मैं नाजिया को अपने साथ घर ले आई थी। वो बहुत डरी हुई थी जबकि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने नाजिया को प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बात पर तड़प तड़प कर नहीं रोते। फिर मैंने नाजिया को अपने हाथों से ही खाना खिलाया था क्योंकि कट उसके दाएं हाथ पर लगा था। मैं नाजिया को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई। मैंने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारा बुर्का उतार दूं, फिर आराम से सो जाना। नाजिया घबराकर 4 कदम पीछे हटी। उसने जोर जोर से नहीं में सिर हिलाया और बोली, मम्मी मैं बुर्का पहनकर ही सो जाऊंगी, मुझे डर है कि कोई मुझे देख न ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था मगर बेटी की तकलीफ का ख्याल करके मैं चुप रह गई थी। मैं सारी रात नाजिया की परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी जवान बच्ची को न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे, ये तो उसकी शादी के दिन थे। अब इस हालत में उससे कौन शादी करेगा? मैंने सोच लिया था कि मैं नाजिया को किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, शायद वो ही उसको समझाने में कामयाब हो सके। सुबह मैं जल्दी उठी, उठकर नाश्ता बनाया।
नाजिया के पास लेकर गई थी। मुझे ये फिक्र थी कि मेरी बच्ची के हाथ में तकलीफ होगी, वो खुद से खाना नहीं खा पाएगी। मैं खाना लेकर गई तो नाजिया ने मुझसे ट्रे पकड़ ली और खुद ही निवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में डालने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी मेरी नज़र नाजिया के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था। अब पट्टी उसके बाएं हाथ पर बंधी हुई थी। नाजिया ने मेरी नज़रों का गौर किया तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके गले में निवाला अटक गया। उसने खांसते हुए मुझे पानी लाने का इशारा किया था। मैं पानी लेकर लौटी तो नाजिया की पट्टी एक बार फिर से दाएं हाथ पर बंधी हुई थी। मैं उसके सिर पर हाथ फेरकर खुद बाहर निकल गई थी। न जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी। उसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया था? और फिर वो आखिर कल कहाँ गई थी? मेरे साथ तो गली के कोने तक न जाती थी। न जाने शाजिया के साथ कहाँ कहाँ की सैर कर रही थी। मेरी बच्ची में कोई कमी नहीं थी, यह तो मैं जानती थी, लेकिन शाजिया पर मुझे शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगी। बाकी का राज खुद ब खुद खुल जाएगा। अब मैं शाजिया के मामलात पर गहरी निगाह रखने लगी थी। यहाँ वहाँ से उसके बारे में पूछती रहती थी। मुझको पता चला कि मेरी नाजिया ही नहीं बल्कि मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी उसके घर आती जाती थी। उसके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। कभी कोई लड़की उससे बिरयानी सीखने चली गई तो कभी कोई लड़की कोफ्ते बनाने चली जाती थी। मैंने तो जिस जिस औरत से पूछा सब शाजिया को झोलियां भर भर कर दुआ देती थी कि उसकी वजह से उनकी बेटियों ने खरीदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। मगर हैरत की बात यह थी कि दूसरी किसी लड़की का दिमाग मजहब की तरफ नहीं हुआ था। खैर, मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मैं हल्की फुल्की खुश हो गई थी। मुझे भी खुशी थी कि चलो मेरी बेटी को भी टीचर मिल गई है। लेकिन मेरी बेटी मुझे पूरी तरह खुश होने देती ही कहाँ थी। मैं तो उसकी अजीबोगरीब हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब तो नाजिया बाथरूम में जाते हुए भी बुर्का नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर नाजिया से कहा कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ता है। माँ बाप को भी राज़ी करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर नाजिया की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वो बोली, मम्मी, मुझ जैसी गुनाहगार लड़की जन्नत में नहीं जाती। मैं तो इस लड़की से बहुत तंग आ गई थी। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने असगर से मशवरा किया और नाजिया को दिमागी डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि नाजिया ने पहले सेशन में कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसे हर हफ्ते वहाँ लेकर जाया करूँ। डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा थी, मगर मैं अपनी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसलिए मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करने लगी थी। मैं अपने तौर पर भी नाजिया को समझाती रहती थी कि पर्दा ना बाप से होता है ना ही माँ से। इस्लाम हमें गैर मरहम से पर्दा करने का हुक्म देता है। नाजिया रोकर कहती, मम्मी, आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपके और पापा के अलावा भी कोई है इस घर में जो मुझे छुप छुप कर देखता है। वो मेरा मरहम तो नहीं है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुम्हें देखता है? किसने मेरी बेटी को तंग कर रखा है? वो बोली, मम्मी, कभी वो मुझे छत से घूरता है तो कभी मेरे कमरे के रोशनदान से, कभी वो हमारे घर की दीवार से सर निकाल कर मुझे देखता है। मैं बेटी की हालत देखकर रोने लगी थी। तभी मोहल्ले में शोर उठा था। मैं भागकर बाहर निकली तो पता चला कि रोशन की बेटी घर से भाग गई थी। वो घर से कहकर निकली थी कि शाजिया से कोरमा सीखने जा रही है, मगर जब वो 5 घंटे बाद भी घर न लौटी तो रोशन शाजिया के घर गई। शाजिया ने बताया कि उसकी बेटी तो आज वहां गई ही नहीं थी। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। ये अपने मोहल्ले का पहला कांड था। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। रोशन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जबकि रोशन के पति ने खुद को घर में कैद कर लिया था। अब मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थी। सब ने ही अपनी बेटियों को घर में ही कैद कर लिया था। कुछ दिन बाद यह बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में रोशन की बेटी अटक कर रह गई थी। फिर मेरी तो एक ही बेटी थी, वही मेरा सब कुछ थी। मैं उसको खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं नाजिया को फिर से डॉक्टर के पास ले गई तो उसने बताया कि नाजिया के दिल में कोई खौफ बैठा हुआ है, इस वजह से वो खुद को छुपा छुपा कर रख रही है। अब मुझे डॉक्टर पर गुस्सा आ गया था कि इतनी इतनी भारी फीस भी लेते हो, मगर अब तक तुमसे मेरी बच्ची की बीमारी ही नहीं पकड़ी गई। इतना तो मैं जानती हूँ कि नाजिया किसी चीज़ से डरती है, लेकिन वो चीज़ क्या है ये बताना तो आपका फ़र्ज है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी बेटी को दोबारा वहाँ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं उसे किसी पीर फकीर से दम डलवा कर देखना चाहती थी।
एक पीर ने मुझसे कहा था कि हर जुमेरात को 11 बजे के बाद 11 मुर्गियां मोहल्ले में छोड़ देनी हैं। इस तरह मेरी बेटी के सर से हर मुसीबत टल जाएगी। अब मैं बहुत उम्मीद में हो गई थी। मैंने सुना था कि ये पीर बहुत अच्छा है। अब मैं जुमेरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने नाजिया पर दम डलवाया था वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। बुर्का तो उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। वो एक बार फिर से शाजिया के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो शाजिया के साथ मेरी बच्ची खुश रहती है। मुझे शाजिया पर भी बहुत तरस आता था। उसकी कहानी भी बड़ी दुख भरी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही विधवा हो गई थी। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया था, जबकि भाभीियों ने भी उसे घर में घुसने नहीं दिया था। अब वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक सहेली ने उसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये अच्छा था कि शाजिया के पति के गुजरने के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से उसका गुजारा हो रहा था। मेरे दिल में अक्सर ये बात आती थी कि मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शाजिया की शादी करवा दूंगी। पहाड़ जैसी जिंदगी वो बच्ची अब तन्हा तो नहीं गुजार सकती थी ना। मैंने अपने तौर पर रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया था। देखते देखते जुमेरात का दिन भी आ गया था। मैंने असगर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद एक घड़ी की सुइयां गिन रही थी। नींद से आंख जल रही थी मगर मुझे जागना ही था। 11 बजे तो मैं जल्दी से दबे पांव उठकर बाहर आ गई थी। उस दरबे में 11 मुर्गियां थी जो मैं आज ही बाजार से लेकर आई थी। मैं 2 गलियां छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने दरबा खोल दिया और वो मुर्गियां खुशी खुशी यहाँ वहाँ भागने लगी थी। उन मुर्गियों का ये होता कि राही लोग उनको पकड़कर उनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहाँ खड़ी ही थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार की आड़ में होकर देखने लगी कि रात के इस वक्त किसके घर मेहमान आ गए, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने शाजिया ही गाड़ी से निकल रही थी। शाजिया का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कपड़े मुझे परेशान कर गए थे। वो लाल साड़ी पहने हुई थी, बनी संवरी सी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी गाड़ी मुड़कर चली गई थी, जबकि शाजिया अपने घर में चली गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई थी कि आखिर इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की बात तो ये थी कि शाजिया के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, मगर फिर ऊपर वाले के कहर से डर गई थी कि न जाने क्या बात होगी और मैं किसी शरीफ औरत पर ऐब न लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले का हल करूं, इसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से बुर्का ओढ़ लिया था। आज वो मुझे बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। बोली कि मम्मी मुझे शाजिया अपी के घर जाना है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे वहां जाने दूं। मैं उसको टालती रही। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी थी। मैं उसकी क्लास लेने किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी बेटी तो मुझसे छुप छुप कर रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है? वो नहीं में सिर हिलाती रही, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई थी। मेरा सिर दीवार में लग गया था। मुझे चक्कर आने लगे थे। इसलिए नहीं कि मेरा सिर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि नाजिया को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था उसने मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर डाला था। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई और रोती रही थी। ये सब क्या हो रहा था? मेरी नाजिया को हो क्या गया था? नाजिया ने खुद को अंदर कमरे में बंद कर लिया था। मैं भी चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। मैं बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर बैठ गई थी। शाम को असगर आए तो नाजिया को पूछने लगे, तो मैं बोली वह आज पहले ही सो गई है। फिर मैंने असगर को खाना दिया तो वो भी सो गए थे, जबकि नाजिया तो अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे तो मैं काला चादर लेकर बाहर निकल आई थी। मैं शाजिया के घर के सामने खड़ी थी। तभी एक बहुत बड़ी कार तेजी से आई और शाजिया के घर के सामने रुकी। शाजिया भी बड़ी जल्दी में घर से बाहर निकली थी। मैं ये देखकर दंग रह गई कि वो तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी संवरी सी थी। शाजिया गाड़ी में जा बैठी थी। मुझे कुछ ना सूझा तो मैं भी साथ साथ चलने लगी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आगे ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो सफ़ेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी उस गाड़ी का पीछा करते हुए गलियों से गुजरती जा रही थी, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी एक ऐसे इलाके में पहुँच गई थी
जहाँ रात पर भी दिन का गुमान होता था। ये वो इलाका था जहाँ शरीफ लोग जाना आना पसंद नहीं करते थे। वो टैक्सी ड्राइवर हैरानी से मुझे देख रहा था। फिर बोला, माँ जी, आपका यहाँ रुकना सही नहीं है। मैंने भी इस बात पर सर हिला दिया था। वो बोला, माँ जी वापस चलें। मैंने कहा, चंद लम्हे रुक जाओ। वो खामोश हो गया तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे इस पूरे इलाके को देख रही थी। तभी मेरी नज़र रोशन की बेटी पर पड़ी थी। वो भी एक जवानी में ऐसी खड़ी थी जैसे उसमें रूप मौजूद ही ना हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था और मैं रोने लगी थी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि वो वापसी का रास्ता देखे। हम वापस आ गए थे। वो सारी रात मैंने अंगारों पर लौटते हुए गुजारी थी। नाजिया की फिक्र और शाजिया का सदमा और रोशन की बेटी का गम मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने एक हल सोचा। मैं अपने मोहल्ले की औरतों के घर गई। मैंने उनसे कहा कि शाजिया हर रात कहीं जाती है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए थे, मगर फिर भी उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया। हम रात के 11 बजे सड़क पर खड़े हो गए और शाजिया गाड़ी में बैठकर हमारे सामने से गुजर गई थी। फिर हमने उसका पीछा किया और सब औरतें उसकी हकीकत जान गई। मैंने उनको रोशन की बेटी भी दिखा दी थी। मोहल्ले वालों का खून जोश मार रहा था। वो चाहते थे कि अभी गाड़ी से उतरकर शाजिया से बात करें, मगर मैंने उनको समझाया कि ऐसे लोग बड़े बदमाश होते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उनको एक उपाय बताया। इस बार फिर से मेरी बात मोहल्ले वालों ने मान ली थी। हम वापस चले गए। अगले दिन हम सब मिलकर शाजिया के घर गए। मैं ही आगे बढ़कर बोली, शाजिया, हम सब तुम्हारी असलियत को जान गए हैं कि तुम्हारा ताल्लुक उस जगह से है जहां का नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोशन की बेटी भी वहीं पर है। अगर तुम यहाँ से जिंदा सही सलामत निकलना चाहती हो तो रोशन की बेटी को यहाँ बुलवा लो, वरना हम तुम्हारे शरीर की बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे। शाजिया बड़ी घबरा गई थी। वह साफ इनकार कर गई, मगर आखिरकार अपनी असलियत मान ही गई। फिर उसने अपने आदमियों को फोन करके रोशन की बेटी को वापस बुला लिया। हमने पुलिस का पहले ही इंतजाम किया हुआ था। पुलिस शाजिया और उसके आदमियों को पकड़ कर ले गई। रोशन के घर तो अजीब सा माहौल था। कभी वो खुशी से हंस देती तो कभी रो देती कि उसकी बेटी के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया था। बाहर ये सब निपटाकर घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर नाजिया का बुर्का पड़ा हुआ देखा। वो खुद बाथरूम में थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसका बुर्का जल्दी से धो डाला। नाजिया को पता नहीं था कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। वो जब बाथरूम से निकली तो मुझे देखकर डर गई, जबकि मैं तो बेहोश होते होते ही बची थी। मेरे सामने नाजिया खड़ी थी, जिसका पेट 9 माह की प्रेग्नेंट औरत की तरह बाहर निकला हुआ था। मैं रोते हुए बोली, नाजिया, ये क्या है? वो रोकर बोली, मुझे बहुत दर्द होता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैंने शाजिया अप्पी को दिखाया तो वो बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चले और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। नाजिया रोते हुए बोली, मम्मी मुझे बचा लें, मैं ये बच्चा जन्म देना नहीं चाहती। मेरा दिल तो कर रहा था कि नाजिया का गला घोंटकर उससे जान छुड़वा दूं, मगर मैं ममता के हाथों मजबूर थी। उसके रोने से मुझे तकलीफ होती थी। मैंने प्यार से पूछा, नाजिया, तुमने किससे शादी की है? वो रोते हुए नहीं में सिर हिलाने लगी। वो बोली, मम्मी शादी तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की। अब मैं चौंक गई कि फिर यह सब कैसे मुमकिन है। नाजिया बोली, मम्मी मुझे शाजिया अप्पी ने कहा था जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का नाटक किया था। वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इसीलिए रोती रहती थी। वो कहती थी कि एक दिन मौका देखकर वो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी डिलीवरी करवा देंगी। मैं जान गई थी कि वो अपने साथ मेरी नाजिया को क्यों ले जाना चाहती थी। वो उसे भी अपने कोठे पर बैठा कर नचवाती। मैंने नाजिया के बुर्के के सूखने का इंतजार किया, फिर उसे अपने साथ अस्पताल ले गई। चेकअप के बाद पता चला कि नाजिया प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसके पेट में रसोली थी, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, और अब वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि नाजिया की जान को खतरा भी था। मैंने ऊपर वाले पर भरोसा करके उसी वक्त नाजिया का ऑपरेशन करवा दिया।
अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी बेटी बच गई। उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजिया बेहतर होने लगी थी। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नाजिया, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपना दुख, दर्द, परेशानी हमेशा अपने माँ बाप या घर वालों को ही बतानी चाहिए। जब हम बाहर के रास्ते ढूंढने लग जाते हैं तो वही हमें कुएं में धकेल देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।